हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो थर्ड मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड मेथड है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय द्वारा शोधन। ठीक है, तो ये जो मेथड है कंपनी बेसिकली तब फॉलो करती है या तब अप्लाई करती है जब कंपनी के डिबेंचर की मार्केट में जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो बहुत ही कम चल रही होती है। जैसे सपोजिवली कंपनी का डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और अभी उसकी मार्केट वैल्यू 98 या 95 चल रही है, तो कंपनी इस तरीके से रिडम्पशन करना ज़्यादा बेटर समझती है, क्योंकि इससे कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जिस होल्डर को 100 रुपीज़ देने थे, आज कंपनी उसी होल्डर को 98 या 95 रुपीज़ दे करके अपने डिबेंचर परचेज कर लेती है। ठीक है, लेकिन कंपनी ये मेथड तभी अप्लाई कर सकती है जब कंपनी के पास अपने खुद के डिबेंचर को परचेज करने का क्या हो, राइट हो। ठीक है, अब देखिए कंपनी इस तरीके से रिडम्पशन क्यों करती है। देखिए कंपनी के लिए इस तरीके से रिडम्पशन करने के दो कारण हैं। कारण नंबर फर्स्ट है कि जब भी डिबेंचर की वैल्यू मार्केट में कम चल रही होती है तो ये वाला मेथड अप्लाई करना कंपनी के लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि कंपनी के पास अगर एक्सेसिव फंड क्रिएट हो गया है तो कंपनी अपने खुद के डिबेंचर को परचेज करके इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से रिडम्पशन करने के लिए इफ़ द कंपनी हैज़ राइट टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स देन द कंपनी में परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स फॉर। अगर कंपनी के पास खुद के डिबेंचर को परचेज करने का राइट है तो कंपनी इन दो पर्पस के लिए अपने डिबेंचर को परचेज कर सकती है। पर्पस नंबर फर्स्ट है डायरेक्ट कैंसिलेशन। वो क्या करती है, अपने खुद के डिबेंचर को परचेज करके उसे कैंसिल कर देती है। ठीक है, फिर सेकेंड है फॉर द इन्वेस्टमेंट। वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपने डिबेंचर को परचेज कर सकती है। तो ये दो पर्पज़ है जिसके लिए कंपनी अपने डिबेंचर को परचेज करती है, और वो तभी करती है जब उसकी मार्केट में डिबेंचर की वैल्यू क्या चल रही हो, कम चल रही हो। समझ में आ गया। तो अभी देखिए अब एक एक पर्पस के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर डायरेक्ट कैंसिलेशन के लिए कंपनी डिबेंचर को परचेज करती है खुद के डिबेंचर को, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है वो देखिए इसके जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, सबसे पहली परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। खुद के डिबेंचर को परचेज करने की एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे हुआ, लॉस भी हो सकता है। अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और कंपनी उसको 105 या 110 या उससे भी ज़्यादा अमाउंट में परचेज करती है तो लॉस भी हो सकता है। तो इफ़ अगर लॉस होता है तो वो डेबिट में आएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान से समझनी चाहिए कि जो डिबेंचर हमने इशू किया था तो वो हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब क्योंकि उसको कैंसिल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं वापस, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा और टू बैंक करके उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी के डिबेंचर का जो अमाउंट है वो है 100 रुपीज़। ठीक है, और कंपनी उस डिबेंचर को 95 रुपीज़ में क्या करती है, परचेज करती है। अभी इसी एंट्री को मैं करूँगी जैसे डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर मैं टू बैंक। अब देखिए मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू के हिसाब से इसमें अमाउंट जाएगी 100 रुपीज़। ठीक है, देखिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दिया 100 रुपीज़ के हिसाब से। टू बैंक, बैंक में अमाउंट कितने के हिसाब से जाएगी, जितने पे परचेज़ किया 95 पे, तो ये जाएगा 95। अब आपको सामने ही दिख रहा है 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, कंपनी ने 95 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो इसका मतलब कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी 5 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये एंट्री जो एंट्री नंबर फर्स्ट थी ये वाली, वो मैंने आपको करके बताई। अगर लॉस होता है, जैसे सपोजिवली लॉस हो गया, कंपनी का 100 रुपीज़ का डिबेंचर था और कंपनी ने 100 रुपीज़ की जगह उसको 110 में परचेज़ किया, तो देखिए बेसिक एंट्री जो है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इस बार प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जगह डेबिट में क्या आएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अमाउंट कैसे जाएगी, 100 रुपीज़ यहाँ पे 10 रुपीज़ के हिसाब से जो प्रीमियम का पेमेंट किया वो यहाँ पे, और टू बैंक 110 के हिसाब से होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एंट्रीज की, नेक्स्ट एंट्री देखिए
फॉर द प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर इन द कैपिटल रिजर्व। जो ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए, ये फर्स्टली क्या हुआ था? क्रेडिट। अभी इसको क्या कर दिया हमने? डेबिट, और टू कैपिटल रिजर्व करके उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? अगर लॉस होता है, इफ़ लॉस ऑन रिडम्पशन, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो वो लॉस होगा तो वो लॉस कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो लॉस कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये 3 एंट्रीज होगी। किस चीज़ की? सबसे फर्स्ट एंट्री होगी आपके खुद के डिबेंचर को परचेज करने की। ठीक है, सेकेंड एंट्री हो जाएगी अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की। और अगर थर्ड एंट्री होती है, सेकेंड की जगह थर्ड एंट्री होती है, तो मतलब बेसिकली इसमें एंट्रीज तो 2 ही होगी परचेज करने की। ठीक है, और ये 3 एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एक नोट डाला हुआ है, इफ़ द डिबेंचर्स आर परचेज ऑन द डेट अदर दैन द डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, द एडजस्टमेंट फॉर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर इंटरेस्ट की डेट के अलावा किसी और डेट को परचेज किया है, तो उसमें इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट क्या होगा? करना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, अगर कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर इंटरेस्ट की डेट के अलावा किसी अन्य या अदर डेट के ऊपर किए हैं, तो उसे इंटरेस्ट का भी इसके अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कंपनी ने अपने डिबेंचर के ऊपर 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट डेट रखी हुई है, लेकिन कंपनी इन दोनों ही डेट को डिबेंचर परचेज नहीं कर करके किसी अदर डेट को करती है, तो उसके साथ में इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कंपनी अपने डिबेंचर को ब्याज सहित कम इंटरेस्ट भी खरीद सकती है और एक्स इंटरेस्ट मतलब ब्याज रहित भी खरीद सकती है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है, मैं आपको ध्यान से देखिए, एक बार हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एक कंपनी के इंटरेस्ट की जो पेमेंट डेट है वो है 30 जून और 31 दिसंबर। ठीक है, ये 2 इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है। अब कंपनी इन दोनों डेट के अलावा किसी अदर डेट को अगर डिबेंचर परचेज कर लेती है, अदर डेट को जैसे कि सपोजिवली 30 जून के बाद में उसने परचेज़ कर दिए 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को डिबेंचर परचेज़ कर दिए, तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 जून को इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया था डिबेंचर के ऊपर। ठीक है, जब डेट थी तब, इसके बाद में कंपनी ने 1 अक्टूबर, तो जून के बाद में देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 1 है, तो 3 महीने का ये जो 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये 3 मंथ के इंटरेस्ट का क्या होगा? तो कंपनी चाहे तो इसी इंटरेस्ट के साथ में कम इंटरेस्ट या फिर इस इंटरेस्ट के अलावा एक्स इंटरेस्ट परचेज कर सकती है। क्लियर हो रही है बात? देखिए, कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट की जो डेट है उसके अलावा किसी अदर डेट को डिबेंचर परचेज किए होते हैं, तो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट की डेट से लगा करके जिस डेट को हमने परचेज किए हैं उस डेट तक का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी उस डिबेंचर की एंट्री में एडजस्ट किया जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चाहे तो कंपनी अपने परचेज प्राइस जो है वो कम इंटरेस्ट भी रख सकती है और चाहे तो एक्स इंटरेस्ट भी रख सकती है। अब ये कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे होगी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बाद में समझाऊंगी, पहले एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस होती है तो उसमें देखो क्या होगा, इन द केस ऑफ कम इंटरेस्ट परचेज ऑफ डिबेंचर्स the amount of interest from the last date of interest payment to the date of purchase is also included in the purchase price। ये कह रहे हैं कि अगर कम इंटरेस्ट परचेज किया है कंपनी ने तो जो लास्ट इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट थी वहाँ से लगा करके जिस डेट को हमने परचेज किया है उस डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा वो प्राइस के अंदर क्या होगा, इंक्लूड किया हुआ होगा, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, इंक्लूड किया हुआ होगा मतलब उसी के अंदर प्राइस के अंदर जुड़ा हुआ होगा, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहे हैं एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट में देखो, इन द केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट परचेज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस। ये बोल रहे हैं कि अगर एक्स इंटरेस्ट परचेज किया है, अगर लाइन लिखी हुई है कि एक्स इंटरेस्ट परचेज, तो इसका मतलब जो परचेज प्राइस है डिबेंचर की, जैसे सपोजिवली 95, 98, 100, 110, तो उसके अंदर इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, वो प्राइस तो प्योरली परचेज प्राइस ही होगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अभी देखिए इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अ कंपनी परचेज इट्स ओन 10% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख 100 रुपीज़ ईच ऑन द 1 अप्रैल एट द ₹98। ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी ने अपने 10% डिबेंचर जो कि 5 लाख रुपीज़ के थे और इनकी 100 रुपीज़ एक की प्राइस है, वो डिबेंचर उन्होंने 1 अप्रैल को 98 रुपीज़ में क्या किए, परचेज किए। ठीक है, द इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, और इन डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 30 जून और 31 दिसंबर को पेड किया जाता था। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये जो 98 रुपीज़ है वो कम इंटरेस्ट प्राइस होती तो हमें क्या करना है, और अगर ये 98 एक्स इंटरेस्ट प्राइस होती तो हमें क्या करना है। तो देखिए एक बार, देखिए इफ़ द परचेज इज़ कम इंटरेस्ट, अगर जो परचेज प्राइस है वो कम इंटरेस्ट होती, मतलब कम इंटरेस्ट मतलब ब्याज सहित होती, तो आपको देखिए एंट्री तो वो ही पास करनी है, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री अभी अभी हमने देखी है, लेकिन अभी साथ में क्या जुड़ गया है, इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको तब करना है जब इंटरेस्ट की डेट के अलावा किसी अदर डेट को डिबेंचर परचेज किए हो, तो इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट एंट्री में बहुत किया जाना जरूरी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक डिबेंचर इंटरेस्ट भी डेबिट होगा अगर अदर डेट को परचेज किया गया है। ठीक है, अब देखिए मैटर ये है कि कम इंटरेस्ट प्राइस होती, कम इंटरेस्ट जो 98 में उन्होंने परचेज किया है वो अगर कम इंटरेस्ट होती, मतलब इसी के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड किया हुआ होता, तो फिर क्या होता, देखिए एंट्री में 10% डिबेंचर में फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट, अब आपको ना इसका डिबेंचर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि डिबेंचर इंटरेस्ट कब कब पेमेंट किया जाता है, देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है 30 जून और 31 दिसंबर। ठीक है, और इन्होंने परचेज किए 1 अप्रैल, तो आप देखिए लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट की डेट कौन सी गई है हमारी, 31 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर को इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल को परचेज किया, तो लास्ट पेमेंट कब हुआ था इंटरेस्ट का, 31 दिसंबर को। तो अब आपको ना 31 दिसंबर से 1 अप्रैल कितना टाइम पीरियड होता है, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल को तो परचेज ही किया है, तो 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। जैसे अभी हम इस पे 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे डिबेंचर है 5 लाख रुपीज़ के, उसकी रेट है 10% इंटू, अब मंथ आपको लेने हैं 3। ठीक है, 3 मंथ का कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 12,500। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 12,500। इसका क्या है, इंटरेस्ट है। क्लियर हो रहा है आपको मैटर। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया मैंने 12,500। अब देखिए, अब डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिखूंगी, 12,500। क्लियर, देखिए ये इसकी फेस वैल्यू, ये इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू, दोनों लिख दी मैंने। अब देखिए ये वाली अमाउंट आपको और ये वाली अमाउंट बहुत ध्यान से भरनी है। अब देखिए 98 रुपीज़ जो है वो कम इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज सहित है, इसके अंदर इंटरेस्ट क्या इंक्लूड माना गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि है ना, यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे ना वो अपनी डिबेंचर, जैसे कि 5 लाख के डिबेंचर थे और 100 रुपीज़ ईच था, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे, 5000। ठीक है, तो 5000 इंटू 98 के हिसाब से ये अमाउंट है, ये अमाउंट 98 के हिसाब से डाल दी हमने, 4,90,000। अब क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड किया हुआ है, तो बस ये हमें डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब देखिए
अब आप ये देखिए, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा अमाउंट, यहाँ पे 5,12,500 और ये 4,90,000, तो यहाँ पे बचेंगे आपके 22,500 की कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 22,500 का प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ वो सामने ही दिख रहा है आपको कि एक तो 12,500 का इंटरेस्ट कंपनी को उसी 98 रुपीज़ में एडजस्ट हो गया, और दूसरा 100 रुपीज़ का डिबेंचर था और उस पर भी 2 रुपये कम देने पड़े, तो 2 रुपये के हिसाब से तो ये और ये 12,500, तो देखिए 2 रुपये इंटू 5,000 कितने हो गए, 2 रुपये इंटू 5,000 10,000, ठीक है, ये 10,000 और ये 12,500, तो कंपनी को 22,500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया। क्लियर हो रहा है आपको मैटर, ठीक है। अब देखिए एक्स इंटरेस्ट की बात करते हैं। एक्स इंटरेस्ट में ये माना जाएगा कि ये जो 98 रुपीज़ है ना, ये एक्स इंटरेस्ट है, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए एंट्री तो वही रहेगी आपके 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट और 2 प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसलिए लिखा है क्योंकि उसके फेस वैल्यू से कम पे परचेज किया है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ एनी यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए 10% डिबेंचर में फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट चली गई, डिबेंचर इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था 3 मंथ का वो भी इसके सामने चला गया। अब बात आती है कि बैंक से कितना पेमेंट किया, ठीक है। अब क्योंकि वो 98 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट थे तो हमें इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्याज रहित अमाउंट थी वो, तो हमें इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट करना पड़ेगा 12,500, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 5,02,500। अब इस बार कंपनी को प्रॉफिट सिर्फ कितना हुआ, 10,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट का तो उसे पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई दोनों अच्छे से, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए एक बार वापस सुन लीजिए, कंपनी अपने ओन डिबेंचर को मार्केट से परचेज़ कर सकती है, ठीक है, परचेज़ करती है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एंट्रीज होगी। लेकिन अगर वो परचेज़ इंटरेस्ट की डेट के अलावा किसी अदर डेट को किया गया है तो हमें साथ में इंटरेस्ट का भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि हमारी परचेज प्राइस को कम इंटरेस्ट माना जाए, या फिर हमारी परचेज प्राइस को एक्स इंटरेस्ट माना जाए। तो अब वो जैसी क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी होगी आप उस हिसाब से करोगे। अगर आपको कह रखा होगा कि हमारी परचेज प्राइस है कम इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना है, अलग से इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, जो प्राइस दे रखी है उसी प्राइस पे परचेज करना है। क्लियर हो रही है मैटर। और अगर आपको बोला कि परचेज प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट, तो इसका मतलब वो जो 98 रुपीज़ है वो तो पेमेंट करने ही है, बट साथ में अलग से इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है, क्योंकि ये जो प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है। क्लियर हो रहा है मैटर। तो फिर ये आपको पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्या था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेजिंग इन ओपन मार्केट, और उसका फर्स्ट टॉपिक फॉर द कैंसिलेशन। क्लियर हो गया मैटर, ठीक है। बाकी जो है इसका नेक्स्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।